भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी, और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, जीएसटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, चीन को जो जून 2020 में प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया, उसका भी सिंघवी जी ने जिक्र किया। पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है, और वो ये है अडानी का महाघोटाला। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा, कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, यह प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ, आपको याद होगा, पिछले साल। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में, राहुल जी के बारे में। उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया 50 मिनट के लिए, 52 मिनट के लिए, बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया, और उन्होंने स्पीकर से 3 बार निवेदन की, 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए। उन्होंने रूल भी स्पीकर साहब को बताया, 357 रूल, पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया।
औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया, उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये कानूनी मुद्दा तो है, कानूनी तरीके अपनाएंगे, कानून में जो प्रावधान है सिंघवी साहब ने गिनाया है उस पर अगले कदम लिया जाएगा। पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं, आज 5 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है, इस पर हम विचार करेंगे। आज तो फाइनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में, तो सोमवार के बाद पार्लियामेंट का चलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती है। पर हम अगले 4 महीने तक पार्लियामेंट तो नहीं चलेगा, अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में। अगले 4 महीने के लिए तो हमें इसको अलग अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी। हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं और मैं फिर से दोहराऊंगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था आप लोगों को, जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, वो बार बार राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो सिंघवी साहब ने कहा है, एक एक करके आप पूछेगा और सभी सवाल का जवाब सिंघवी साहब देंगे, एक एक करके। हाँ जी, रवि सिसोदिया जी। थैंक यू। हाँ जी, माइक दे दीजिएगा जल्दी जल्दी। सर, इस मामले को लेकर आप लोग कौन से कोर्ट में मूव करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जो भी प्रावधान है कानून के उनका उपयोग किया जाएगा। आमतौर पे इसके विरुद्ध सेशंस कोर्ट में जाती है अपील। नेक्स्ट। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीतिक तौर पर आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये बात अब तक बाहर क्यों नहीं समझा पा रही कि ये राहुल गांधी के पास के ऊपर जो मुकदमा लगा वो एक डेफॉर्मेशन का केस है, कोई करप्शन का केस नहीं है। अगर आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो ये कैसे आप समझाएंगे, आप जनता की अदालत में कैसे लड़ेंगे इस केस को? भैया, अभी 24 घंटे हुए हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इतने अभियान हो गए, इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता क्या है? 1.5 दिन में। और मैं समझता हूं कि आप लोग सब इससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है कि जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार का केस नहीं, ये मानहानि का केस है। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी 1.5-2 दिन में इतने सारी चीजें आपको कानूनी भी बता सके, राजनीतिक भी बता सके। इतनी बैठक भी हो गई है, इतने सारी चीजें आज सुबह भी हो गई हैं। तो ये तो सब आपके समक्ष, आपके सहयोग से पूरा प्रचार देश में है। At the same lightning speed, what if the Election Commission announces by-election for Wayanad Parliament constituency? I am not going to be surprised at all. Are you going to be surprised? No. Then what if? Because he can't contest election in that case. They have had stays of elections earlier. There has been a stay. Currently there is a stay in Lakshadweep of a by-election. So there is no vacuum in law in India. We'll have to take legal recourse. The point is not legal recourse. The point is, if you are the government, is it fair that today the judgment comes, tomorrow you announce the disqualification, that is today, and day after, that is on Saturday, you announce a by-election. It is not legal. You judge for yourself the malafide, the malice, the fear, the arbitrariness, the political retributive spirit. That's the real point. BJP President JP Nadda has in the morning attacked the Congress and Mr. Gandhi's comments, saying these are anti-other backward classes. So this is the larger narrative the BJP is taking. How do you counter that politically? I don't think this kind of a comment needs to be dignified with a response. I think in the context of a judgment where the entire machinery of BJP was there, they have not even taken this point even there.
this great afterthought by the president of the BJP is truly an innovative afterthought which has not been taken by anybody, neither complainant, nor anybody, nor the magistrate's order, nor anything else. My question is more in the nature of a clarification. Suppose you get a stay on the conviction by a higher court, does the disqualification gets annulled automatically? Which means, is his membership restored automatically? My view is yes, but equally my expectation is no. No, what does my view is say? that the foundation, that there is nothing specific, because everything is not written down. Good governance, common sense, fair play is assumed by the writers who make the law and make the constitution. They don't write down that if X happens, then Y must automatically follow. But I am asking something which will appeal to your common sense. It is nobody's case that Rahul Gandhi's disqualification is based on anything, I repeat, anything other than a 2-year conviction in a case. That means the imarat is put on that conviction. जिस इमारत का आप अगर उसकी नींव हटा देंगे तो इमारत कैसे खड़ी होती है सिर्फ ये मोदी जी और सरकार जान सकती है. Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Dr. CV, questions for you. Do you require merely a stay of the sentence, but also a stay of the conviction? 1, and 2, are we also likely to expect a challenge to the notification that came earlier today from the Lok Sabha Secretary? Sir, stay of sentence has been already given by the judgment itself. So obviously this whole debate since yesterday is nothing to do with stay of sentence. Stay of sentence is given by the judgment for 30 days yesterday itself. In law, for the disqualification not to attach, you need a stay of conviction. Stay of conviction needs time, reasonable time, for a person to exercise his appellate rights. The court which gives the conviction cannot state itself, the magistrate's court. So the man has to draft on a 170-page judgment a paper book of appeal. He has to consult his advisors. He has to then file, he has to then list. This takes 2-3 days. Forget the law. The election commission is so much in a hurry that it goes and disqualifies him within 24 hours. Obviously, he will have to go, as the previous question, and get a stay of conviction. सर मैं न्यूज़ 24 से ऋषिकेश कुमार हूँ. सर जब आप न्यूज़ 24 से ऋषिकेश कुमार, सर जब आप कह रहे हैं कि गुजरात के सेशन कोर्ट में जाएंगे हम, सूरत सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि फिर 2024 में प्रधानमंत्री के मुकाबले चेहरे का सवाल कहाँ रह जाएगा जब प्रधानमंत्री के लिए आप लोग राहुल गांधी जी को सामने आगे करेंगे, जब वो रहेंगे ही नहीं, लोग सवाल लड़ने लगे. आपको ये इल्म कैसे हो गया कि स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए आप 2024 से लिंक कर रहे हैं? स्टे ऑफ कन्विक्शन हम तुरंत मांगेंगे और ये प्रक्रिया मैं नहीं समझता कि कुछ हफ्तों से ज्यादा होगी. 2024 तो भी दूर है. Next year, will this legal challenge of yours will be a race against time, because you also need to give Rahul Gandhi, or try to give Rahul Gandhi, a chance to fight the next election? No, Saubatra, that's pretty much the last question. 2024 is relatively far away. We are talking of weeks. We are going to appellate court and the further court within days, and we are seeking not a final hearing of the conviction, we are seeking a stay of conviction. An interim stay of conviction is a much shorter procedure. If there is any delay in it, we will go to the High Court and up to the Supreme Court. It is but obvious that in the meanwhile, if you try to short-circuit the proceedings by having by-elections, that will also have to be stayed. Here is Sandeep from Bartaman newspaper. अगर कन्विक्शन पे स्टे हो जाए या पूरा खारिज हो जाए तो ऑटोमेटिकली राहुल गांधी इलेक्शन लड़ सकते हैं ना? अगर कन्विक्शन में स्टे होगा तो निश्चित रूप से लड़ सकते हैं. अच्छा, तो वो 6 years वाला नहीं एप्लीकेबल होगा? नहीं एप्लीकेबल. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर, दिस इज सोमनाथ रॉय फ्रॉम संबाद प्रतिदिन बंगाल. सर, ये जो बैटल है आपका लीगल के साथ साथ क्या पॉलिटिकली भी लड़ेंगे या तो कैसे? हम सब ने अभी आपके समक्ष, मैंने शुरुआत राजनीति से की, उसके बाद कानून पे गया. मेरे काबिल मित्र मिस्टर जयराम रमेश ने आपको एक और राजनीतिक पहलू और आयाम बताया. तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, जनता के सामने एक लड़ाई है और एक कानूनी लड़ाई अलग है. जयराम जी, आपने कहा प्रधानमंत्री ने साजिश की है, अभी आपने मंच से कहा कि साजिश को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थ्रेड कि कैसे साजिश कैसे कैसे हुई है? नहीं, देखिए, साजिश के कई मील पत्थर हैं.
साजिश के कई मील पत्थर है, आज भी एक मील पत्थर पार किया है और भी मील पत्थर आगे मिलेंगे। तो मैंने आपको गिनाया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई, जो राहुल जी ने अडानी मामले के बारे में कहा लोकसभा में, उसको एक्सपंज कराया गया। बाद में जेपीसी की मांग को देखते हुए जिस तरीके से, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे 18 साल के अनुभव में, ऐसा कभी नहीं हुआ है जहां सरकार की ओर से हाउस एडजर्न हो रहा है, सत्ता दल के एमपी चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनके नेता उनको भड़का रहे हैं, चिल्लाओ और चिल्लाओ। मैं राज्यसभा के बारे में तो कह सकता हूं कि जब कभी हमारे नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होते हैं तो लीडर ऑफ द हाउस अपने एमपी को भड़काते हैं, खड़े हो जाओ, इनको बोलने मत दो। और जैसा कि मैंने आपको कहा, 3 बार राहुल जी ने स्पीकर से गुजारिश की है, मुझे मौका दीजिए। 4 मंत्रियों ने मुझ पर, मेरे बयानों पर लंदन में और कैम्ब्रिज में उस पर गलत जानकारी दी है हाउस को, और मेरा अधिकार बनता है रूल्स के मुताबिक, पर स्पीकर साहब से कोई जवाब नहीं आया। तो ये पिछले 1.5 महीने से जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में, जब से जेपीसी की मांग उठी है, जब से राहुल जी ने अपना भाषण किया लोकसभा में, तब से एक रणनीति बनाई गई सत्ता दल की ओर से कि किसी भी तरह की से पार्लियामेंट को नहीं चलाने दे। और अभिषेक सिंघवी ने आपको तो इस केस का इतिहास तो बताया है, इस केस का एक अजीबोगरीब इतिहास है, और उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कानूनी मामले में सिर्फ सिंघवी साहब कहेंगे। पर मुझे तो दिखता है कि इस इतिहास को देखते हुए कि न केवल एक कानूनी प्रक्रिया पर ये राजनीतिक प्रक्रिया भी है, इसमें शामिल है। ये कानून के अंदर राजनीति, ये हमारे कानून के विशेषज्ञ बोल रहे हैं। हाँ जी मैडम। हाँ मीनाक्षी। सर, मिले हुए 30 दिनों के अंदर अगर बाई इलेक्शन वायनाड का डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस मामले में क्या रहेगा, मतलब कानूनी हुआ है पहले, कर दिया जाता नहीं, ये हुआ है पहले। अभी मैंने बताया आपको लक्षद्वीप का उदाहरण, उसका कानूनी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा उस पर। जब मेरा याचिका निर्णित हो रही है और मेरे कन्विक्शन के स्टे का संभावना है, तब तक अगर आप दूसरा चुनाव कर लेंगे और दूसरे चुनाव में ये चुनावित होके आ गए, तो ये तो हद दर्जे की ही आर्बिट्रेरीनेस होगी। तो बिल्कुल कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। The issue before us is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech, but over the last several years we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament.
He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you, to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party, all of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him, A, because he speaks fearlessly and candidly, B, to divert attention from the real issues, to divert attention from the questions which my friend here asks every day, to divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. Friends, that is the political part. That is what should concern our body polity. There is equally a legal part. I have shared some of that with you yesterday. Since we've had slightly more time, let me elaborate a little more today. When you hurry, when you are premeditated, when you have decided to do something, you make mistake after mistake after mistake. You multiply mistakes on a repetitive basis. Take for example, the alacrity with which you are moving. Within 24 hours, you are moving with amazing alacrity. I need to remind you that a few months ago, in a case of another political leader from Uttar Pradesh, belonging to the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote, when an immediate by-election was sought to be announced post disqualification of that person because of conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by-election, but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically, called 202, which says, if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat mandatorily, obliged to conduct a preliminary inquiry
as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Shri Gandhi's lawyers, noted in the judgment, and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021 year, 2 years later in June, appears in the court to record his statement in person. Shri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is 3 years after the complaint is filed, and 1 year after Shri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against Saman Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. Now the same complainant, after a hiatus of 11 months, when he has no interest in his own complaint, suddenly wakes up and goes on 16th February this year, seeking a vacation of the same stay which he himself obtained. And I quote, he pleads, and you must all read between the lines. We will of course take all this in the appeal, we have legal records. Quote, he says, sufficient evidence has come on record of the trial court and the pendency of the present matter delays the trial. Pendency of what? His own High Court petition. He says he is delaying his own trial. So he says, please vacate. Now the sentence is, though sufficient evidence has come on record, no new evidence has come on record, actually. The High Court vacates the stay, the man rushes back to the trial court, and we get this judgment. Meanwhile, the magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chit bhi apni, pat bhi apni. There are many more disturbing features about this case. There is a point which we may or may not take. I am not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he is fearless, he knows in his conscience, he has full reliance on the law. But there is a debatable issue. I am only flagging the issue, which I did not mention yesterday. That though the conviction is by a court, in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Shri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. Admittedly, it is not done. In the interest of fairness and completeness, I must let you know also that in a case called Lok Prahari, the Supreme Court has noted the argument of the Election Commission, which says, the Election Commission says, the Supreme Court does not so hold, that we do not need to go to the President with the recommendation because this is a court conviction. The President has no role in a court conviction case. Though this point is noted by the Supreme Court in the Lok Prahari case, it is not decided. The Election Commission, no doubt, has issued circulars saying, in such cases of conviction, we don't need to go to the Honorable President. But my question is a little different. If the Constitutional Article 103 says so, neither the practice of the Election Commission, nor indeed a recordal of a submission of the Election Commission to the Supreme Court
nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the Constitution. The highest law of the land is the Constitution. The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore precedent is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification, but we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices, but we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके दो व्यापक आयाम हैं. एक राजनीतिक है, एक कानूनी है. लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है. पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में. पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है. सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत. इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार. और उसके उदाहरण आप जानते हैं. बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार. श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं. उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है. और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी. कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें. ये सब मुद्दे वो हैं, और इनके अलावा और भी हैं, जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं, उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है. राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते. एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है. एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं. बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे. यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की. हम आपको प्रिविलेजेस कमेटी भेजते हैं. और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को
सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोले, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने भी सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह, और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे, कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है, अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूंगा, श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल सामने उजागर किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें पूरा विश्वास और आश्वासन है कि ऐसी चीज जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। एक अंत में बात आपको और मैं शेयर कर लूं जो कल नहीं बोली थी। हम चाहे उसको हम
समक्ष रखें या न रखें, उसके ऊपर हम एक्शन ले या न ले, लेकिन आपके साथ अवगत करनी आवश्यक है। उसके दो पक्ष हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पक्ष है। एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहां सांसद का सवाल है, वहां सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ, ये न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पे उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का, उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था। उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, न जाना आवश्यक है। तो ये एक विरोधाभास है। संविधान के टेक्स्ट को आप ज्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को? इसका उत्तर मैं समझता हूं सीधा है। तो ये भी एक शायद त्रुटि है इस प्रकार के 24 घंटे में निकाले हुए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद।